तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का वेंद्रा फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो ये हम पहला रिकॉर्डेड वीडियो आपके लिए भेज रहे हैं। अभी तक आपका लाइव क्लासेस में स्वागत होता था, आज रिकॉर्डेड क्लास में स्वागत है। ठीक, इसको देखें, कोई कमी हो, कोई बोर्ड ना दिख रहा हो, साउंड क्लियर ना हो, व्हाट्सएप करके हमें बताएं। ठीक है। और क्लास 12th का ये बैच है, इसमें हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ रहे हैं। आज गॉस थ्योरम का लेक्चर नंबर 6 होगा। लेक्चर नंबर 5 कल हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, कल का मतलब ट्यूसडे को, आज वेंसडे है, तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 देखेंगे, 6। ठीक है, चलिए देखते हैं, कंफर्म कर लें कौन सा लेक्चर है, फिर हम आपको बताते हैं। क्लास 12th में हम लोग, हाँ 3 4, आज लेक्चर नंबर 5 होगा। 5 नहीं, 5 था, आज 6 लेक्चर नंबर होगा। 5 कल था। ठीक है, तो आज लेक्चर नंबर 6 होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो गॉस थ्योरम में हम लोग एप्लीकेशंस पढ़ चुके थे। 2 एप्लीकेशन, प्रूवमेंट भी इसका पढ़ चुके हैं, उसका 2 एप्लीकेशन देखे थे। एक प्रूफ ऑफ कूलम्ब्स लॉ यूजिंग गॉस थ्योरम, और दूसरा हम लोगों ने देखा था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, जिसे हम लोग इनफाइनाइट लाइन चार्ज भी कहते हैं। ठीक है, तो क्लास 12th गॉस थ्योरम लेक्चर 6। तो ट्यूसडे यानी कल तक हम लोग लेक्चर नंबर 5 पढ़ चुके थे, आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये गॉस थ्योरम का 3rd एप्लीकेशन है, और ये काफ़ी कुछ उससे मिलता जुलता है जो हम लोगों ने 4th एप्लीकेशन में पढ़ा था। ठीक है, गॉस थ्योरम में आप जानते हैं सबसे मेन चीज़ क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ डी ए वेक्टर। तो इसमें आप जानते हैं डायरेक्शन ऑफ डी ए वेक्टर क्या होती है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट। ठीक है, और दूसरा आपका डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। ई क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी डाउट हो तुरंत पूछें। डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर, तो इसमें हमने क्या बताया था, इसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, प्लस क्यू नॉट का। याद है सबको, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी होती है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक प्लस क्यू नॉट चार्ज एज्यूम करते हैं। द डायरेक्शन अलोंग विच प्लस क्यू नॉट चार्ज टेंड्स टू मूव रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो जिस पॉइंट पे भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी होती है, वहाँ पर हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, प्लस क्यू नॉट चार्ज। प्लस क्यू नॉट चार्ज जिस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है, वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, डायरेक्शन। ठीक है, तो आप शुरू से हम बता रहे हैं, लगातार बता रहे हैं, डेली बता रहे हैं कि गॉस थ्योरम 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक आपका डायरेक्शन ऑफ डी ए वेक्टर, और दूसरा आपका डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। गॉस थ्योरम आपको पता है, गॉस थ्योरम, तो जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी होती है, वहाँ पे हम लोग क्या पुट करते हैं, प्लस क्यू नॉट चार्ज। याद है आपको, प्लस क्यू नॉट चार्ज जिस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है, द डायरेक्शन अलोंग विच प्लस क्यू नॉट चार्ज टेंड्स टू मूव रिप्रेजेंट्स
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो ये तो हो गया डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर की। गॉस थ्योरम क्या था आपका? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, total electric flux passing through a closed surface, total electric flux passing through a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times of total charge contained in that closed surface, 1 upon epsilon naught times of total charge contained in that closed surface। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा क्यू क्या है? क्यू भी लिख सकते हो आप, where sigma q total charge contained, दिख रहा है, टोटल चार्ज कंटेंड इन दैट क्लोज्ड सरफेस। और यहाँ पे क्लोज्ड सरफेस को बोलते क्या है? गॉसियन सरफेस। ये इमेजिनरी होता है, जैसा हम बार बार बताते हैं, ये इमेजिनरी होता है, ठीक है। और क्लोज सरफेस को हम यहाँ पे बोलते हैं गॉसियन सरफेस, ठीक है। डी फाई ई क्या होता है? स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया डी ए वेक्टर। डी फाई ई स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया। ये हो गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इंटायर ओपन सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इंटायर ओपन सरफेस, ठीक है। सरफेस को हम ऐसे लिख देंगे और यहाँ पे अगर हम सर्कल बना दें तो ये हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इंटायर क्लोज्ड सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इंटायर क्लोज्ड सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इंटायर क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। गॉस थ्योरम क्या है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस in an electric field is equal to 1 upon epsilon naught times of 1 upon epsilon naught times of total charge contained in that closed surface, ठीक है। तो गॉस थ्योरम के हम लोगों ने जितने भी एप्लीकेशन देखे हैं उसको हमने 3 स्टेप में बताया है। फर्स्ट स्टेप में क्या निकालते हैं हम लोग? स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया डी ए वेक्टर। सेकेंड स्टेप में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इंटायर गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस मीन्स क्लोज सरफेस। और थर्ड स्टेप में गॉस थ्योरम यूज करते हैं। तो हर एप्लीकेशन में 3 स्टेप होंगे, लेकिन उतने आसान नहीं होते हैं। जैसे जो आप टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये उतना आसान नहीं है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे और चीज़ों को अच्छी तरह से सभी समझ पाएंगे जब आप 3 डायमेंशन में इमेजिन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग देख रहे हैं इसका थर्ड एप्लीकेशन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डी ए वेक्टर के डायरेक्शन में कोई कंफ्यूजन? परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स एट दैट पॉइंट। ई वेक्टर के लिए क्या करेंगे? प्लस क्यू नॉट एज्यूम करेंगे। जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी होगी वहाँ पर हम लोग प्लस क्यू नॉट चार्ज एज्यूम करेंगे। द डायरेक्शन अलॉन्ग विच प्लस क्यू नॉट चार्ज टेंड्स टू मूव रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो ई वेक्टर इस तरीके से फाइंड करेंगे। गॉस थ्योरम ने आपको बता दिया। एप्लीकेशन देखेंगे तो आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है सबको? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग शीट। तो पहले हम लोग नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए
इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, फिर उसी में एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे तो वो कंडक्टिंग शीट के लिए हो जाएगा। क्लियर? तो हम लोग क्या फाइंड करने जा रहे हैं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग शीट। अब ये नॉन कंडक्टिंग शीट क्या होती है? प्लास्टिक की शीट, रबर की शीट, माइका, ग्लास, वुड। अब जैसे ये नॉन कंडक्टिंग शीट है, तो नॉन कंडक्टिंग का मतलब जिसमें चार्ज मूव ना करे। तो अगर आप यहाँ पे जैसे इस पॉइंट पे चार्ज दे दें, देखा डॉट? नहीं दिखा, थोड़ा बड़ा बना दे। हाँ, तो जैसे आपने इस पॉइंट पे चार्ज दिया, दिख गया होगा। तो इस पॉइंट पे चार्ज दिया तो ये चार्ज इसी पॉइंट पे बना रहेगा, मूव नहीं करेगा। यानी अगर हमें पूरे शीट पे चार्ज देना है तो हमें पूरे में चार्ज को क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये चार्ज अपने आप मूव नहीं करेगा। ठीक है? और एक ही तरफ चार्ज होगा, दोनों तरफ देने को दे सकते हैं, लेकिन नॉन कंडक्टिंग में हम लोग एक ही तरफ चार्ज देते हैं। और कंडक्टिंग में क्या करते हैं? एक तरफ देंगे तो अपने आप इधर भी फैल जाएगा, इधर भी फैल जाएगा। नॉन कंडक्टिंग में चार्ज कहाँ होगा? एक तरफ। वो भी अपने आप स्प्रेड नहीं होगा, हमें उसको स्प्रेड करना पड़ेगा। ठीक है? तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया? कंडक्टिंग में चार्ज क्या होगा? इधर भी और इधर भी। आप वहाँ पे एक पॉइंट पे देंगे तो चार्ज पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों सरफेस पे। और नॉन कंडक्टिंग में चार्ज कहाँ होगा? एक तरफ। वो भी अपने आप नहीं स्प्रेड होगा, हमें उसे स्प्रेड करना पड़ेगा। ठीक है? देने को हम दोनों तरफ दे सकते हैं, दोनों तरफ दे देंगे तो फिर फर्क क्या रहा कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग में? नॉन कंडक्टिंग में हम चार्ज एक तरफ भी दे सकते हैं, दोनों तरफ भी दे सकते हैं, लेकिन कंडक्टिंग में चार्ज हम एक तरफ नहीं दे सकते हैं। एक पॉइंट पे भी देंगे तो पूरे में स्प्रेड हो जाएगा, इस सरफेस में भी और इस सरफेस में भी। ठीक है? तो नॉन कंडक्टिंग में एक तरफ चार्ज और कंडक्टिंग में दोनों तरफ। समझ आई बात? ठीक। ऐसा नहीं कि नॉन कंडक्टिंग में दो तरफ नहीं दे सकते हैं, जैसे इधर दिया वैसे उधर दे दो, फिर अंतर कहाँ रहेगा? फिर तो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग शीट एक जैसी हो जाएगी। तो हम लोग नॉन कंडक्टिंग में चार्ज कहाँ देते हैं? एक तरफ। और कंडक्टिंग में दोनों तरफ। दोनों तरफ देते नहीं, कंडक्ट अपने आप दोनों तरफ स्प्रेड हो जाता है, इधर भी और एक पॉइंट पे भी चार्ज देंगे तो पूरे सरफेस पे दोनों तरफ यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है? तो पहले हम लोग कौन सी शीट लेंगे? नॉन कंडक्टिंग। फिर एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे तो कौन सी शीट हो जाएगी? कंडक्टिंग। ठीक है? नॉन कंडक्टिंग शीट थोड़ा और बढ़ा लें इसमें, ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशंस। नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशंस। ठीक है? यानी जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ बहुत ज़्यादा हो। जैसे आप पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो शीट से पॉइंट पी तक की जो डिस्टेंस होगी वो शीट की लेंथ और ब्रेड्थ के कंपेयर में निग्लेजिबल होनी चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने वायर में पढ़ा था, इनफाइनाइट लेंथ का वायर लिया था, तो उसमें इनफाइनाइट लेंथ का मतलब करोड़ों किलोमीटर नहीं है। इनफाइनाइट लेंथ का मतलब जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, वायर से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है, जिसको हम लोगों ने वाई लिया था, तो वायर से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसे वायर के लेंथ के कंपेयर में निग्लेजिबल होना चाहिए। क्लियर? तो हम लोग इसको इनफाइनाइट लेंथ मान लेते हैं। इसी तरह इनफाइनाइट डायमेंशंस ले लेते हैं शीट की। तो जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, शीट से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो शीट की लेंथ और ब्रेड्थ के कंपेयर में निग्लेजिबल होनी चाहिए। क्लियर? तो जैसा हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, चीज़ों को 3 डायमेंशन में इमेजिन करेंगे तभी आप समझ पाएंगे। अब देखिए, ये एक शीट है इनफाइनाइट डायमेंशन की। फिर रिपीट करें, इनफाइनाइट डायमेंशन का ये मतलब कतई नहीं होता है कि करोड़ों किलोमीटर लंबी चौड़ी होगी। इसका मतलब केवल ये होता है कि जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं उस पॉइंट से शीट की जो डिस्टेंस है वो नेग्लेजिबल होनी चाहिए। ठीक है? इन कंपेयर टू लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द शीट। तो मान लेते हैं इस पे पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
क्लियर? और ये नॉन कंडक्टिंग शीट है, ठीक है, तो चार्ज केवल एक ही सरफेस पे होगा। फिर रिपीट कर रहे हैं, नॉन कंडक्टिंग शीट में चार्ज केवल एक सरफेस पे होता है, कंडक्टिंग में दोनों सरफेस पे। यही डिफरेंस है, ठीक है। कंडक्टिंग में आप एक तरफ चार्ज नहीं दे सकते हो, एक पॉइंट पे दोगे तो वो वही इधर भी स्प्रेड हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा। नॉन कंडक्टिंग में क्या होगा कि एक तरफ हम चार्ज देंगे, दोनों तरफ दे सकते हैं लेकिन हम एक तरफ देंगे, ठीक है, ताकि डिफरेंस बना रहे कंडक्टिंग क्या है नॉन कंडक्टिंग क्या है, ठीक। अब ये हमने नॉन कंडक्टिंग शीट ली, यानी चार्ज एक सरफेस पे होगा, और हम यहाँ पे एक सिलेंडर को इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। 3D में आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, चीज़ों को 3D में इमेजिन करें, तो यहाँ पे हम एक सिलेंडर को एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम सिलेंडर को एज्यूम कर रहे हैं, और ये कैसा सिलेंडर है, शीट के आर पार, अक्रॉस द शीट, यानी ये जो सिलेंडर है ये शीट के एक तरफ से एंटर कर रहा है और दूसरी तरफ से एग्जिट हो रहा है। ठीक है, बात को समझें। डायग्राम का जो पोर्शन हमें दिखता नहीं है, छिपा होता है, यानी हिडन पार्ट ऑफ द डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस। तो जो हिडन पार्ट है डायग्राम का उसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। शीट को थोड़ा सा और लेंथी कर देते हैं, जिससे कि थोड़ी सिमिलरिटी बनी रहे। तो ये एक इनफाइनाइट डायमेंशन की नॉन कंडक्टिंग शीट है। सिलेंडर आपको दिखा, तो ये हाइपोथेटिकल सिलेंडर है, हमने इसको इमेजिन किया है। ये सिलेंडर जो है शीट के एक तरफ से इंटर हो रहा है और दूसरी तरफ से क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है। ठीक है, बात सबको समझ आई? हाइपोथेटिकल सिलेंडर है, जैसे हम लोगों ने कल के टर्न पे किया था, लास्ट टर्न पे सिलेंडर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। ये था प्लेन सरफेस एम, ये एन, और ये कर्व सरफेस सी। ठीक है, तो हमने यहाँ भी इसके 3 पार्ट किए। ये आपका हो गया प्लेन सरफेस, दिख रहा है, एम। ये हो गया आपका प्लेन सरफेस एन। ठीक है, तो ये प्लेन सरफेस एम हो गया, ये प्लेन सरफेस एन हो गया, और ये हो गया आपका कर्व सरफेस सी। तो इस डायग्राम को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, जो सिलेंडर था। ठीक है,
डायग्राम बनाएं, मार्कर एक लेके आते हैं, थोड़ा ही कम चल रहा है तो जाना नहीं पाओगे आप लोग। ठीक, तो डायग्राम को देखें, डायग्राम को बनाएं। डायग्राम समझ में आ गया? ये जो सिलेंडर है ये शीट के आर पार है। ठीक है, तो ये जो सिलेंडर है ये शीट के आर पार, ध्यान दें। अब सबसे ज़रूरी चीज़ है डी ए वेक्टर की डायरेक्शन और ई वेक्टर की। सपोज मार्कर खोल लें, देखिए सपोज ये पॉइंट पी है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो एक स्मॉल एरिया ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, सपोज ये पॉइंट क्यू है, यहाँ भी फाइंड कर सकते हो। और ध्यान रखेंगे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ होगा, क्योंकि जो ये हमने सिलेंडर को इमेजिन किया है वो शीट के जितना इधर बाहर निकला है उतना उधर बाहर निकला है। ठीक है, एक बात और, जैसे हमने ये शीट को इमेजिन किया, शीट तो एक्चुअल है, ये शीट है मान लेते हैं नॉन कंडक्टिंग, इस पर इधर चार्ज है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर नहीं होगा, उधर चार्ज नहीं है। शीट निग्लेजिबल थिकनेस की है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। ठीक है, शीट के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, शीट की थिकनेस को हम लोग निग्लेजिबल मानते हैं। ठीक है, और एक चलिए पॉइंट ये ले लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लिया, तो ये स्मॉल एरिया ले लिया। आप जानते हैं स्मॉल एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। जैसे आप पी पॉइंट पे निकालें डी ए वेक्टर की डायरेक्शन, तो इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स ये नहीं दिखेगा। चलिए ब्लैक कलर से देख लेते हैं डी ए वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे डी वेक्टर की डायरेक्शन ये, दिख रहा है सबको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? यहाँ पे डी ए वेक्टर की डायरेक्शन अपवर्ड्स, यहाँ पे डी ए वेक्टर डायरेक्शन डाउनवर्ड्स। तो डी ए वेक्टर डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। ठीक है, जैसे अगर हम लोग
यहाँ पे लेंगे डी ए वेक्टर, तो ये हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड, राइट हैंड होगा आपके अकॉर्डिंग। इधर लेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड, यहाँ पे लेंगे अपवर्ड्स, यहाँ लेंगे डाउनवर्ड्स। तो जिस पॉइंट पे भी आप डी ए वेक्टर को एज्यूम करेंगे उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, ठीक है। ई वेक्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस क्यू नॉट एज्यूम करेंगे। अब पूरी शीट पे पॉजिटिव चार्ज है, जैसे इस शीट पे इधर पर पूरे में पॉजिटिव चार्ज, इधर हो या इधर हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे प्लस क्यू नॉट रखोगे तो पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू नॉट को रेपल करेगा, यहाँ रखोगे रेपल करेगा, यहाँ रखोगे रेपल करेगा। यानी यहाँ पे हर जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टुवर्ड्स राइट हैंड, और इधर निकालेंगे तो टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड। आपके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, यहाँ पे निकालते हैं। प्लस क्यू नॉट एज्यूम करेंगे तो ये पॉजिटिव प्लेट इसको रेपल करेगी, ये ई वेक्टर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करेंगे प्लस क्यू नॉट चार्ज को, तो ये पॉजिटिव चार्ज उसको क्या करेगा, रेपल करेगा, तो ये ई वेक्टर। यानी हमने क्या देखा, प्लेन सरफेस एम और एन पर ई वेक्टर और डी ए वेक्टर जो है सेम डायरेक्शन में है। हम यहाँ पे कहीं पे भी पी पॉइंट को एज्यूम कर लें, कहीं पे भी स्मॉल एरिया ले लें प्लेन सरफेस में, तो हर पॉइंट पे ई वेक्टर और डी ए वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले लेंगे तो हर पॉइंट पे ई वेक्टर और डी ए वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा। ये पॉइंट कौन सा आपका, क्यू, और वो कौन सा था आपका, पी। यहाँ दिखा देते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे प्लस क्यू नॉट को यहाँ पे एज्यूम करो तो किधर की ओर जाएगा, अपवर्ड्स नहीं, टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड। अरे जैसे यहाँ पे टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड, वैसे यहाँ पे प्लस क्यू नॉट रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज रेपल करेगा, वैसे यहाँ भी रेपल करेगा। तो ये आपका हो गया ई वेक्टर। यानी दोनों कैसे हो गए, परपेंडिकुलर। यहाँ देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज रखेंगे प्लस क्यू नॉट, तो ये शीट का पॉजिटिव चार्ज उसको रेपल करेगा, तो ये ई वेक्टर। जैसे यहाँ पे टुवर्ड्स राइट हैंड, वैसे यहाँ भी टुवर्ड्स राइट हैंड। यानी क्या कंक्लूजन हम लोगों ने निकाला, कर्व्ड सरफेस कहीं पे भी आप स्मॉल एरिया लेंगे, ई वेक्टर और डी ए वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है। और प्लेन सरफेस में चाहे आप एम लें चाहे एन लें, प्लेन सरफेस में हर पॉइंट पर ई वेक्टर और डी ए वेक्टर सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो मेन चीज़ इसमें डायग्राम है, वो आधा काम हम लोग का हो गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कोई भी कंफ्यूजन हो तुरंत पूछें। अब कैसे तुरंत पूछेंगे, बोल तो रहे तुरंत पूछें, ठीक है। रिकॉर्डिंग में कैसे पूछेंगे, तो व्हाट्सएप करके बता देंगे जब आपके पास वीडियो पहुँचे कि ये दिक्कत थी रिकॉर्डिंग में, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम उसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे लेक्चर रिकॉर्डेड होंगे, ये पहला रिकॉर्डेड है, हम देखते हैं क्या रिस्पांस मिलता है। वैसे ज़्यादातर लाइव ही रहेंगे। मैं ये मान लीजिए एक लेक्चर हफ्ते में रिकॉर्डेड हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं कैसा रिस्पांस होता है, ठीक, समझे। हो सकता है आपको ये ज़्यादा अच्छा लगे, क्योंकि पूछते तो होने कुछ तुम लोग। अब द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ शीट, डायग्राम सबको समझ आया, कहाँ तक दिख रहा है, अभी है स्पेस। द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ अ शीट, द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द शीट, इसको हम लोग कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हमने क्या क्या एज्यूम किया, सिग्मा। सपोज, सपोज तो लिखा ही नहीं हमने।
Suppose the amount of charge per unit area of the sheet. Suppose the amount of charge per unit area of the sheet, that is surface charge density is equal to सिग्मा. ये स्मॉल सिग्मा है, एक ऐसे सिग्मा बनता है, ये कैपिटल सिग्मा, ये स्मॉल सिग्मा. ठीक है. एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया of the hypothetical cylinder. सिलेंडर इमेजिनरी है ये ए. तो हम लोगों ने सिलेंडर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या एज्यूम किया, ए सपोज किया, और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हमने क्या सपोज किया, सिग्मा. ठीक है. सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब समझे, सरफेस चार्ज डेंसिटी द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द शीट, द अमाउंट ऑफ चार्ज per unit area of the sheet. Then total charge contained in the entire Gaussian surface कौन बताएगा? अरे कैसे बता पाओगे, रिकॉर्डेड है ये. चलिए सोचिए 2 मिनट. जब आप वीडियो देखोगे तब तो सोचोगे, आप सोचो, अंदाज़ा लगाओ, फिर जब हम लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका अंदाज़ा सही है या गलत. सोचें, हमें क्या बताना है. ये जो हाइपोथेटिकल सिलेंडर है, इमेजिनरी सिलेंडर है, जिसको हम गॉसियन सरफेस कह रहे हैं, इसके अंदर टोटल कितना चार्ज है. सोचें, हमें क्या बताना है, टोटल चार्ज कंटेंड इन द इंटायर गॉसियन सरफेस. यहाँ पे गॉसियन सरफेस क्या है, सिलेंडर. और टोटल चार्ज कंटेंड इन दैट क्लोज सरफेस. क्लोज सरफेस का मतलब गॉसियन सरफेस. ठीक है. तो गॉसियन सरफेस में टोटल चार्ज को हम लोग सिग्मा क्यू से लिखते हैं. तो सिग्मा क्यू की वैल्यू सोचे